ये अलग बात है कि अचानक से कोलैप्स हो जाए, बर्लिन की वॉल टूट जाए या रशिया टूट जाए और आजाद कर दे। बाकी ऐसा इतिहास में कोई वाक्य नहीं होता है कि हम प्यार से दो हाथ जोड़ करके बोले कि भाई मारना है तो मार लो, हमारा खून निकालना है तो निकाल लो, दाहिने गाल पे चांटा मारोगे तो बायां गाल लगा देंगे आपके आगे मार खाने के लिए, लेकिन मेहरबानी करके हमारा मुल्क छोड़ करके चले जाओ। और कोई फौजी ताकत वाला मुल्क सद्भावना से कोई मुल्क छोड़ करके चला जाए, तो इतिहास में कोई प्रकरण न था न है, और अगर मानव जात दिव्य नहीं हो जाएगी तो न होगा, जिसका वैसे भी कोई खास चांस आज के जमाने में नहीं दिखता है। तो हुआ क्या था? आप याद रखें, हिंदुस्तान के जो अहिंसक एजिटेशन है उनका अगर इतिहास देखें, 1718 के आगे तो जो चंपारण का सत्याग्रह है 1919 आते आते, दैट इज द ओनली फ्रीडम मूवमेंट और मूवमेंट विच हैज गॉट सम रिजल्ट्स, की जो नीम को उगाने का जो अत्याचार हो रहा था वो बंद किया और गेहूं उगाने का पावर दिया गया, गांधी जी का जो अहिंसक आंदोलन था। लेकिन उसके बाद 1921 का एजिटेशन, वो तो गांधी जी ने खुद ही वापस ले लिया जब चौरी चौरा में पुलिस जला दिए भीड़ ने, और कहा कि मेरी हिमालय जितनी बड़ी भूल हो गई कि मैं तैयार नहीं हूं, ये मुल्क तैयार नहीं इतना बड़ा अहिंसक आंदोलन करने के लिए। उसके बाद दांडी मार्च हुई। दांडी मार्च के बाद आधी रात को गांधी जी को, ये हमारे 20 के सीओ साहब बैठे हैं, उनके इलाके में एक स्टेशन पड़ता है दांडी के पास, वहीं से पकड़ करके गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। प्रैक्टिकली द एंटायर लीडरशिप ऑफ इंडियन सॉल्ट मूवमेंट ऑफ कांग्रेस वाज इन जेल्स। वो मूवमेंट भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही उसका अंजाम आया जब स्टेलमेट हो गया। और आखिरी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त के 1942 में शुरू हुई वो मूवमेंट 1943 आते आते तो उसके पैर हिल गए थे। द एंटायर लीडरशिप वाज इन जेल। मेरे परिवार से जो लोग 1942 की आजादी की लड़ाई लड़े थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, दादा दादी जेल में थे, 4 बेटे और 2 बेटियां जेल में थे, उनके हस्बैंड्स एंड वाइफ सब जेल में थे, बच्चे भी जेल में थे जो टीनेजर्स थे। घर के ऊपर ताला लगा रहता था, पूरा का पूरा फाइटिंग फोर्स वो जेल में भेज दिया गया था। और 1944 आते आते महादेव भाई देसाई लिखते हैं कि गांधी जी को अंग्रेजों ने रेलेवेंस देना रेलेवेंस समझना ही बंद कर दिया। और प्यारे लाल जो महादेव जी के गुजर जाने के बाद गांधी जी के सचिव बने, वो लिखते हैं कि जब गांधी जी के धर्मपत्नी का देहांत हुआ कस्तूरबा का, तो आगा खान पैलेस में तो गांधी जी के लिए भी चंदन के लकड़े मंगवा लिए गए थे कि अब ये भी जाए। लेकिन महात्मा गांधी हैड अ लॉट ऑफ फाइट इन हिम, और वो टिके रहे। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी महादेव जी गुजर गए, उनकी वाइफ गुजर गई, एंड द ब्रिटिश वर पैशनेटली वेटिंग, डेस्परेटली वेटिंग फॉर हिम टू गो, बिकॉज इंडिया वाज साइलेंट, काम, कोई जरूरत ही नहीं थी आजाद करने की। ये 1944 की कहानी। अचानक से 15 अगस्त 1947 को लॉक स्टॉक एंड बैरल, दुनिया की एक भीषण सत्ता, विश्व इतिहास की शायद रोम और आज की अमेरिका को छोड़ करके सबसे भीषण मिलिट्री पावर ऐसी इंग्लैंड, ऐसा ग्रेट ब्रिटेन, अचानक से यहां से छोड़ करके चला गया। और उसका भी कारण आज के इस सेलिब्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जो पहला यूनिट खड़ा हुआ यूनिवर्सिटी कोर का 1917 में, 1917 के उस यूनिट में 1 बंगाल बॉयज, द फर्स्ट बटालियन इन बंगाल, उसकी अल्फा कंपनी, फर्स्ट कंपनी, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैलकाटा, उसकी फर्स्ट प्लाटून और उसका फर्स्ट कैडेट जिसने यूनिफॉर्म पहना और तालीम में दाखिल हुआ, उसने हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास को पलट करके रख दिया। उस बंदे का नाम मैंने आगे भी लिया है कि हिंदुस्तान का आर्ग्यूएबली द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सुभाष बोस था।
He became a cadet. He learned how to fight. He learned how the British think. उनकी strategies, उनकी tactics, उनकी psyche, उनके training programs, the way they handle weapons, ये सब कॉलेज का बच्चा समझना शुरू करता है। ये 1917 का साल है और हिंदुस्तान की आजादी की सच्ची लड़ाई, सबसे पहली सबसे भीषण लड़ाई, वो भी हिंदुस्तान की फौज ने लड़ी थी। 1857 जब सिंहासनहीन उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, सन 57 में चमक उठी थी वह तलवार पुरानी थी। और 1857 के बाद सबसे सीरियस चैलेंज अगर अंग्रेजों को कोई आई, मच मोर सीरियस देन द ऑगस्ट रिजोल्यूशन ऑफ 1942 टू क्विट इंडिया, क्योंकि करो या मरो का मूवमेंट था। एक बड़े ही प्रख्यात ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया ने तो गांधी जी को पत्र लिख के पूछा, उस जमाने में पोस्टकार्ड लिखे जाने का फैशन था, तो पूछा था कि ये मरो का मतलब तो स्वयं स्पष्ट है, करो या मरो, ये नारा था 1942 का कि मरो का तो अर्थ स्वयं स्पष्ट है कि मरो या मरना, लेकिन ये करो में क्या करना है वो कोई देयर इज नो क्लैरिटी एज टू व्हाट हैज टू बी डन इन द मूवमेंट। क्या रेलवे के ट्रैक्स उखेड़ने हैं, क्या जकातनाकों को जलाना है, क्या बसेस को रोकना है, क्या स्ट्राइक का क्या करना है। बिफोर गांधी जी कुड गिव एनी प्रोग्राम ही वाज इम्प्रिजन्ड, ही वाज गैग्ड। कोई आवाज तो बाहर जा नहीं रही थी, न कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जो एआईसीसी की थी वो जेल में थी, वहां से कोई आवाज बाहर आ रही। तो 1942 से भी सीरियस कोई चैलेंज 1857 के बाद कोई आया है तो वो है आजाद हिंद फौज का चैलेंज। जब हिंदुस्तान के सिपाही जो कि जापान के द्वारा बंदी बनाए गए थे, सबसे पहले रास बिहारी बोस और हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ के कोर्समेट से कैप्टन कैप्टन मोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर के युद्ध कैदियों में से एक छोटी सी फौज, एक छोटा सा दस्ता तैयार किया और सुभाष ने जाकर के उस दस्ते का कमान संभाला और पूरी की पूरी इंडियन पॉपुलेशन उस इलाके की उसको मोटिवेट किया। याद रहे उस जमाने के फिल्मी गानों में भी आपको पता होगा उस तरफ बहुत से हिंदुस्तानी रहा करते थे। आज भी सूरत में कहीं रंगून वाला स्टोर है, हिंदी सिनेमा में भी मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन गीत आते थे, तो काफी बड़ा इंडियन डायस्पोरा वहां पर रहता था। तो इंडियन आर्मी, उसके सपोर्ट में वहां का इंडियन डायस्पोरा, इन दोनों का एक अजीब कॉम्बिनेशन करके एक वॉर मशीन खड़ी की गई और उस वॉर मशीन के माध्यम से सुभाष ने जापानियों के साथ मिल करके हिंदुस्तान के इलाकों में सबसे पहली बार तिरंगा लहराया। वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्धों में भी सबसे खूंखार बैटल ऑफ इम्फाल, कोहिमा की जंग जीतने के बाद इम्फाल के ऊपर का जो धावा था, 56,000 सोल्जर्स ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के, उसमें से कहते हैं कि फ्रॉम 20 to 28,000 सोल्जर्स लेड देयर लाइव्स, यानी कि हर दो योद्धाओं में से एक ने अपनी जिंदगी गंवाई उस जंग को लड़ते हुए। अंग्रेजों के पक्ष में भी काफी रक्तपात हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर फाइटिंग इंडियंस, दोनों तरफ हिंदुस्तानी सिपाही एक दूसरों के ऊपर गोलियां चला रहे थे, ऐसा माहौल। और इसके कारण एक तो बगावत कर चुके थे, लेकिन जो गोली चला करके अपने ही भाइयों को मारने वाले लोग थे, उनकी साइकी में भी ताज के प्रति वफादारी जो थी उसके अंदर एक हलचल पैदा हुई और परिणाम यह आया कि हिंदुस्तान जो कि बिल्कुल सुषुप्त था 1944-45 में, कोई मूवमेंट नहीं, एक आम हिंदुस्तानी को कोई अंदाज नहीं कि आजादी मिलने वाली है 2 साल के बाद, ऐसे माहौल में किसी को कोई मालूमात नहीं कि इतनी बड़ी जंग यहां से दूर हो रही है हिंदुस्तान के ईस्टर्न कॉर्नर के ऊपर, नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर के ऊपर। ऐसे माहौल में हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का सच्चा बीज बोया गया और ये जो बीज था, इट वॉज नॉट अ सोशल मीडिया एरा। आज अगर ये जंग होती तो पता नहीं आज का जो यूथ है वो एक दूसरे को मैसेज करता कि
ये मैसेज इतना फैला दो कि अंग्रेज अपने आप ही भाग जाए। ऐसे होता नहीं है, दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस। पर एक भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में यूनिवर्सिटी कोर का पहला कैडेट, ही वॉज द कमांडर इन चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बात याद रहे। और 15 अगस्त 1945, सिर्फ 2 साल आजादी के बाकी हैं इतिहास के नौर पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रिकॉर्डेड लेक्चर है आजाद हिंद फौज को डिसबैंड करते हुए कि हम जंग हार गए हैं। याद रहे अगस्त में 2 एटम बम्स गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान ने सरेंडर कर दिया। आजाद हिंद फौज अब लड़ पाया ऐसी स्थिति में नहीं थी। उन्होंने अपने बाकी बचे योद्धाओं को इकट्ठा किया और कहा कि नाउ वी डिसबैंड दिस आर्मी, हम इस फौज का विसर्जन करते हैं, अब हम आगे लड़ नहीं सकते। लेकिन यहां पर जो जंग आपने लड़ी है मुल्क में जाकर के, आप बताइए कि हमने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए यहां पर कौन सी जंग लड़ी है। और सबसे अमर वाक्य उस पहले कैडेट का आज से 100 साल पहले जिसने तालीम की शुरुआत की थी, इंडिपेंडेंस इज राउंड द कॉर्नर। न गांधी जी ने 1945-46 में ऐसा कोई वाक्य कहा है, न नेहरू जी ने कहा, न मौलाना आजाद ने कहा है, न सरदार पटेल ने कहा है। हिंदुस्तान के किसी भी लीडर ने 1945 में कहा नहीं है फ्रीडम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। बट द फर्स्ट कैडेट हु वाज वंस इन खाकी, जिसने ये कहा कि फ्रीडम इज राउंड द कॉर्नर, और 2 साल के अंदर अंग्रेज छोड़ करके चले गए। चले भी इसलिए गए कि चलो दिल्ली पुकार के जो उनका स्लोगन था, उसमें आगे गीत आता है कि लाल किले पे गाड़ के कौमी निशा उठा के, कौमी निशा फहरा के, लाल किले पे गाड़ के लहराया जा, कदम कदम बढ़ाया जा। तो अंग्रेजों ने इंसल्ट को और इंटेंस करने के लिए जो कैप्चर्ड ऑफिसर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, कर्नल शाहनवाज, कर्नल ढिल्लोन और कर्नल साइगल, इन तीनों को लाल किले में बंदी बनाया और कहा कि इनको फांसी देंगे, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। एंड दे डिमांडेड दैट दीज ऑफिसर्स बी हैंग्ड टिल दे डाई, उनको कोर्ट मार्शल किया जाए और उनको फांसी दी जाए। फांसी देने का मुकदमा जब चल रहा था, तब हिंदुस्तान की जनता को पता लगा कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए योद्धाओं ने इतनी बड़ी जंग लड़ी है। और उस वक्त 1946 में नेवल रिवोल्ट हुआ। INS तलवार, उस वक्त की हर मैजेस्टी सर्विस तलवार, और 2-3 शिप्स, उन्होंने बगावत का झंडा उठाया। और कराची, विच वॉज अ प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, और बॉम्बे, इन दोनों पोर्ट्स के ऊपर फौजियों ने बगावत कर दी। और जब ब्रिटिश नेवी ने बगावत की, इंडियन ब्रिटिश नेवी ने, उसको कुचलने के जो 24 घंटे की मोहलत दी, उस मोहलत के बाद इंडियन आर्मी को डिप्लॉय न किया गया। That also shows that the British had lost absolutely all trust from the men they commanded. हिंदुस्तानी योद्धा के ऊपर से संपूर्णतया उनका यकीन उठ चुका था कि नेवी को दबाने के लिए आर्मी के दस्ते जो बंबई से काफी नजदीक थे, उनको नहीं भेजा गया। That order was given to none other than the Bombay police. और अब सबसे कम रिकॉर्डेड फैक्ट that the Bombay police rose in revolt, और मलाबार हिल से नीचे आती हुई बंबई के पुलिस कमिश्नर की कार को रोक करके उनकी धर्मपत्नी से जय हिंद और वंदे मातरम बोलने का अनुरोध बॉम्बे पुलिस की भीड़ ने किया। That we are with the brothers who are rising in revolt। और जब ये न्यूज इंग्लैंड पहुंचे तो वहां से फिर से स्टैफर्ड क्रिप्स को यहां भेजा गया। He flew to India all the way in a secret mission, और एक रिपोर्ट तैयार की गई 1946 में। 1946 की शुरुआत में यह रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें लिखा कि 1 मिलियन ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड मैन, 1 लाख, करेक्शन 10 लाख, बिकॉज इट इज 1 मिलियन, 10 लाख
गोरे सिपाही और अफसरों को सरजमीन हिंद पर अगर हम खड़ा रखेंगे, then and only then we can control India, or else we will have to liberate it. And it is on account of that report that the British Parliament took up the debate. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह डिबेट शुरू की कि हिंदुस्तान को कब आजाद करें। 1945 में चर्चिल ने कहा था किसी भी हालत में मैं आजादी नहीं दूंगा हिंदुस्तान को। काफी कुछ कहा था अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेजों के उस मुखिया ने, अंग्रेजों के उस लोक लाडीले नेता ने हिंदुस्तान के लिए काफी कुछ कहा था। उनमें से काफी कुछ तो हम आजकल सच साबित कर रहे हैं। एनसीसी की सेंटिनरी का सेलिब्रेशन प्रजा के तौर पर न करके कहीं बीफ फेस्टिवल और कहीं पर्क फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए हम एज पीपल, शायद चर्चिल की हमारे लिए जो टिप्पणी थी उसको सही ठहराने की काफी कश्मकश कर रहे हैं। लेकिन उस चर्चिल के जाने के बाद जो गवर्नमेंट आई, मिस्टर चर्चिल was replaced by Clement Attlee, and Clement Attlee was the prime minister who signed on that bill to grant India independence. और जब 1948 में क्लेमेंट एटली आजाद हिंदुस्तान में पहली बार आए और उनसे कलकत्ता में चक्रवर्ती जी जो जहां गवर्नर हुआ करते थे उनके रेसिडेंस पर एक पत्रकार ने पूछा कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑन योर डिसीजन टू लीव इंडिया, तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया है, मिनिमल, न्यूनतम। और जब दूसरा सवाल पूछा गया कि देन व्हाई इज इट दैट यू लेफ्ट इंडिया, नेचुरल कोरोलरी है उस क्वेश्चन की, और किसको पूछा गया है? नो टॉम डिक एंड हैरी। यह सवाल पूछा जा रहा है जिसके राज्यकाल के दौरान हिंदुस्तान को आजादी दी गई थी, ऐसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को यह सवाल पूछा जा रहा है। और उन्होंने जवाब दिया, इंडियन नेशनल आर्मी एंड इट्स फॉलआउट। जो लाल किले के अंदर मुकदमा चला और उसके कारण जो नेवल रिवोल्ट हुआ और उसके बाद जो आर्मी ने देवी को दबाने का इनकार कर दिया और जब बॉम्बे पुलिस ने विद्रोह कर दिया, दैट वाज द टाइम व्हेन वी रियलाइज्ड दैट आवर रिसेप्शन इन दिस लैंड इज कमिंग टू एन एंड। हमारे लिए अब कोई वेलकम कमेटी नहीं है और हमें गेटवे ऑफ इंडिया बना है उस रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। तो ये हमारा इतिहास है जो एनसीसी के पुरोगामी संगठन ने हिंदुस्तान की आजादी की नींव रखने के लिए जो खून बहाया है उसके साथ ये हमारा नाता है। हमारा जो फ्यूचर है दैट्स क्वाइट ब्राइट, क्योंकि एनसीसी अपने इन इट्स ओन राइट एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि इंटेलेक्चुअल्स वॉरियर्स की तालीम लेते हैं और वॉरियर्स इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलकर के काम करते हैं। याद रहे, बड़े फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर जो वॉरियर है, जो फाइटिंग मैन, उसके अंदर एक थिंकिंग मैन बैठा होना जरूरी है और जो थिंकिंग मैन है उसके अंदर एक फाइटिंग मैन भी अस्तित्व में रहा जरूरी है। अगर ये न रहा, अगर एनसीसी जैसे संगठन न रहे तो हालत ये हो जाती है कि the fighting man and the thinking man grow apart, and a day comes when your fighting is done by fools and your thinking by cowards, because the fighting man has nothing to do with the thinking man। और भी जब बात बदतर हो जाए तो उससे भी बुरी बात हो जाती है कि even the thinking is done by fools। तो ये न हो इसके लिए एनसीसी जैसे संगठन जो कि थिंकिंग मैन और फाइटिंग मैन इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और फाइटिंग मैन के अंदर थॉट प्रोसेस और थिंकिंग मैन के अंदर कुछ मार्शल ताकत बनाने का, जगाने का काम करते हैं, उनकी एक अपनी भूमिका है। और ये दुनिया भर में फैले हुए संगठनों में से एक हिंदुस्तान में काम करता हुआ संगठन है। दुनिया भर में अपने अपने नेशंस में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं जहां दुनिया भर का यूथ ये ट्रेनिंग लेता है। सबसे ज्यादा इंडियन यूथ ही इससे महरूम है क्योंकि दो एनसीसी इज द लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। 15 लाख कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है क्योंकि वी आर 1/3 ऑफ द यूथ ऑफ द वर्ल्ड। 25 साल से कम के हर तीसरे व्यक्ति का भारतीय होना तय है। वी आर 1/7 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। 7 बंदों में से एक बंदा भारतीय है। लेकिन 25 साल से कम मानव जात को अगर देखो
तो हर 3 में से एक बंदा भारतीय है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, उसके लिए 15 लाख का फिगर